गुड इवनिंग, आदाब और जय सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त AK। आपके लिए मैंने जो हिस्ट्री की श्रृंखला कही थी आज से प्रारंभ होती है। मैंने कही थी इंग्लिश की क्लास में कि आपको संडे से मैं हिस्ट्री की कक्षा वर्ग 6ठी से स्टार्ट करूंगा और मैं आज उसको आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम है हिस्ट्री। आप वर्ग 6 की देख रहे हैं, क्लास 6 की। पार्ट पहला है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, क्या, कब, कहां और कैसे। इसी के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रारंभिक अवस्थाओं में हमारे इतिहास का विकास हुआ और हमारे इतिहास के विकास के साथ किस तरह से हमारी जीवन शैली बदली और आज वर्तमान में हम जहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, इनको मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यह सारी दुनिया मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में पड़ी है। और आप चलिए अब आगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कहते हैं हम आपको नोट्स PDF में अवेलेबल करवा देंगे। PDF में आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे और आपको इसके लिए यहां से आपको जो भी है पार्ट का संपूर्ण जानकारी आपके पार्ट से अवगत करवा दी जाएगी और कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी, जिससे आप जो भी हमारे प्यारे छोटे बच्चे क्लास 6 में हैं या UPSC लेवल की तैयारी करने वाले, स्टेट PCS तैयारी करने वाले, हमारा मेन मोटिव ही है कि हम इस कक्षा के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी एकत्र करके फिर उसके बाद जो भी इतिहास की टेक्स्ट बुक होगी उसके ऊपर हम चलेंगे। फिलहाल अभी हम इस पे चर्चा करते हैं, जिसमें कहता है क्या, कब, कहां और कैसे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो आप ही बताइए। पहले अतीत के बारे में हमें जानने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो इतिहास की जानकारी के लिए किन किन साक्ष्यों, किन किन प्रमाण उनको इकट्ठा करके वह इसको जान पाते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपके NCERT के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारी जिसको हंटर बोलते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आगे अगर हम चर्चा करते हैं, यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यह सारी अगर बात करेंगे कि उस समय की जो व्यवस्था थी वह कैसी थी, उस व्यवस्था में लोगों का जो मानवीय विकास हुआ, मानवीय विकास की चेतना हुई, वह किन कारणों से हुई। तो हम आगे देखेंगे कि इन सब चीजों का कैसे विकास हुआ है। तो आगे चर्चा करते हैं इसी चीज को। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथेस they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of the hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोग कहाँ रहते थे। जो लोग हैं कहाँ रहते थे, दैट मीन्स वेयर डिड पीपल लिव। मतलब लोग कहाँ रहते थे, लोग
कहाँ रहते थे। आप ये मत कहना कि लोग घरों में रहते थे, घरों की दिक्कत थी। घरों की परंपरा तो जब हम आगे बढ़ेंगे, जब पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव्य पाषाण काल इसमें आएंगे, फिर घरों के बारे में, पहिए के बारे में, फिर आग के बारे में, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातें हैं, लोग तो कहीं रहते ही होंगे। कभी कभी लोग आपको यहाँ पे जमीन के अंदर भी गड्ढे खन करके उसमें रहते थे। तो कभी कभी लोग, अगर हम बात करेंगे तो कभी कभी लोग पत्थरों के बीच में रहते थे। कहीं कहीं आप इमली के दोनों पेड़ के बीच में आपको रहते हुए लोगों का साक्ष्य मिला है। तो ये सारी बात आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और हमारा मेन मोटो है कि जो कक्षा आप देख रहे हैं, इसके बाद हमारे नोट्स को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट को छूने की जरूरत पड़ेगी। मेन मोटो ही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, क्योंकि हमारे एकेडमिक लेवल की पढ़ाई और जनरल कंपटीशन की पढ़ाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कारण है कि एकेडमिक लेवल पे एक तो टीचर आपके अपडेट नहीं होते हैं। स्कूल के बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं है। स्कूल के बाहर बच्चे सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं, फिर भी उनको कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है, और पैसे के चक्कर में सरकारी स्कूल के टीचरों को अगर बात होती है लाख लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन लाख रुपए में अगर 10,000 की भी वो अगर मेहनत कर दे तो जो बच्चे हैं उनकी कैरियर सही हो सकती है, बट वे ऐसा नहीं करते हैं। खैर, उनका ईमान जाने, फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे फरमानते हैं। चलिए, कहाँ नर्मदा नदी का पता लगाओ। आप बुद्धिजीवी हैं, होशियार है और बात करती हैं नर्मदा नदी का, तो आप मुझे बताओ कि नर्मदा नदी, आपके पास एक मैप मिला हुआ है जिसमें नर्मदा नदी है। तो उस नर्मदा नदी का अगर आप एक बार जाकर के आराम से नर्मदा नदी की जानकारी लो कि नर्मदा नदी कहाँ है, तो मैं कहूंगा नर्मदा नदी इस जगह पे है। नर्मदा नदी भारत के बीचों बीच है। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर बीचों बीच काटती है तो उसके नीचे नर्मदा नदी है, और विंध्य पहाड़ी वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिलता है। विंध्य पर्वत वगैरह यहीं आपको देखने का मिलता है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, और इसको हम रेवा के नाम से भी जानते हैं। रेवा के नाम से भी जानते हैं। आगे मेरे दोस्तों कहता है कि, और जिसे पहले नर्मदा या नेरबुडा के नाम से भी जाना जाता था, इसे नर्मदा या नेरबुडा के नाम से याद रखिएगा, नेरबुडा के नाम से जाना जाता था। यह सारी प्राचीन नाम थी। हाँ, हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये जो नर्मदा है इसे रेवा, नेरबुडा इन नामों से जाना जाता है, और कहा जाता है कि नर्मदा एक राजकुमारी थी और इनका विवाह एक राजा से हो गया था फिक्स, लेकिन कारण था इनके विवाह टूटने का कि जो राजकुमारी ने अपने दासी को राजा के अपने मन की व्यथा बताने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए भेजा, लेकिन जो दासी थी ना, राजा उसको पसंद कर लिया, और उधर से फिर जब रानी ने आई उसके पास कि क्यों नहीं उसकी दासी लौटी, तो फिर देखा कि उनके जो राजा जिनसे उनकी विवाह होने वाली थी वह धोखा दे दिए, उनको धोखा दे दिए। उनको इस बात का बुरा लगा, इसीलिए वह उल्टे पांव लौट गए, और तब से आगे जाके यह जो नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है, अरब सागर में यह गिरती है। जैसे आप देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नर्मदा आप देखते हैं उसी के अपोजिट, यहाँ पश्चिम की तरफ सबसे लंबी नदी, अगर बात करें यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे की सबसे बड़ी नदी है, और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका मुहाना अरब सागर में है, खंभात की खाड़ी होते हुए आती है, खंभात की खाड़ी, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है आगे, फाइंड द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड द रेवा एंड प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज नर्मदा, और
engaged as Nebuda is the fifth longest river and overall longest west follow rivers in India. It is also the largest follow river in the state of Madhya Pradesh. और आपने देखा यह स्टेट ऑफ एमपी में सबसे ज्यादा फ्लो करती है अपने वाटर को एमपी में सबसे ज्यादा यह फ्लो करती है। ठीक है, आगे लेंथ 800 समथिंग इसकी है माइल में बेसिंग इसकी वही आपको बताया था 38,145 माइल स्क्वायर। डिस्चार्ज 42,940 फीट क्यूब। और यह सोर्स इसका अमरकंटक पहाड़ी है और हमने कहा था कि इसका जो सोर्स इसका अमरकंटक प्लेट्यू है। चलिए, दो चीज एक है, अब जरा आप हमको ढूंढ करके बताइए कि सुलेमान पहाड़िया और किरथर पहाड़िया आपके जो मैप है आपके बुक में वह कहाँ पे अवस्थित है, उसको जरा आप बताइएगा। और यह नॉर्थ की तरफ है, ऊपर में आपको मिलेगा सुलेमान और किरथर पहाड़िया। आप जरा देखिए कि आज इन वर्तमान परिदृश्यों में वह पहाड़िया आपको कहाँ मिलती है, किस स्टेट में मिलती है, यह आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यह आज किस स्टेट में, किस राष्ट्र में मिलती है, किस देश में मिलती है, यह आपको बताना है कि सुलेमान और किरथर पहाड़िया किस देश में है। ठीक है, यह आपके लिए HW है, इसको हम लोग होमवर्क कहते हैं। चलिए फिर बता रहा हूं, सुलेमान स्थान जाबुल, कंधार और लोया पतिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान। उच्चतम बिंदु तख्त सुलेमानी पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश देश, वर्तमान पाकिस्तान। और यह मैंने आपको बता ही दिया, यह वर्तमान में पाक का हिस्सा है जिसको हम लोग पाक कहते हैं। नापाक हो गया इसका इरादा, और यह पाक रहा नहीं, नापाक हो गया है। अपना छोटा बच्चा है भारत का, याद रखिएगा। और पोता अपना हो गया बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किरथर ऊंचाई आप देखते हैं 9,898। स्थान सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से यह वहां पे है, अवस्थित है। आगे बढ़िएगा, कहता है सुलेमान लोकेशन जाबुल, कंधार एंड लोयल पाक्तिक, उसके बाद पख्तिया अफगानिस्तान, उसके बाद आप वही है बलूचिस्तान और खैबर वगैरह यही सब है। और लोकेशन वर्तमान का आपको कहाँ मिलता है, यह आपको पाकिस्तान में मिलता है। और यह जो किरथर है यह सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसी के बाद जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। यहाँ देख लीजिएगा, इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्त्री पुरुष मिलकर के दोनों नर और नारी दोनों मिले थे, जिस तरह से नर नारी का मिलन हुआ उसी तरह से यह फसलों का यहाँ भी आप देखते हैं, जिसको हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। और यहाँ पे आपको क्रॉप्स में जैसे मेरे दोस्तों आपको देखिएगा कि किस तरह से गेहूं और जौ का यहाँ पे आपको अवशेष मिलता है, गेहूं और अवशेष का। अच्छा एक बात बताना, गेहूं व्हीट एंड जई जो आपको मिलते हैं, एक बात बताना मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा यह गेहूं किनको वैसे ही ले रहे होंगे? गेहूं तो अभी तो फिर उससे कितना गेहूं निकल जाता, गेहूं कैसे निकले होंगे? गेहूं से अगर कहते हैं कि गेहूं और जौ मिले होंगे, कैसे मिले होंगे? कारण था या किसी कारणवश वहां आग लग गया होगा या कुछ भी हुआ होगा, उनके अवशेष हमको इसी रूप में मिले हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि घर में अखबार जल जाते हैं, अखबार जलने के बाद आप गौर किए होंगे कि जो अखबार जल जाती है उस पर लिखी हुई प्रिंटिंग आपको दिखाई देती है।
और जो लिखा हुआ अक्षर होता है जब तक आप उसको उठाते नहीं है, टूटती नहीं है, तब तक आपको वह देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या है। फिर उसी तरह से आपने देखा क्या कि जिसमें सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया होगा, या उन्होंने भेड़ बकरी, यहाँ पे उन्होंने कह सकते हैं भेड़ बकरी, इसी तरह से और गाय बैल और गाय यानी काउ एंड ऑक्स, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना यानी डोमेस्टिक के तौर पर बनाना शुरू किया। और ये लोग गांव में रहते थे, और यह जितने भी थे ना, आप देख रहे हैं कि जौ गेहूं, यह विलेजर थे यानी ग्रामीण थे। ग्रामीण परिवेश में इनकी व्याख्या की जा सकती है, और कह सकते हैं यह ग्रामीण थी। सिटी व्यवस्था रहती तो वहां और कुछ अलग विकास हुआ रहता। क्या जन्नत जी, सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन द ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and about 8,000 years ago। और यह आपको बताया था, अभी देखा था कि 8,000 पहले की बात है भैया। 8,000 पहले यह घटना घट गई थी, और 8,000 पहले की यह घटना है, यह उनके लिए है जो हमारे जनरल कंपटीशन वाले भैया बहनी हैं, उनके लिए है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि यही सब बातों से आपको पता चलता है कहां से क्या मिला, अफगानिस्तान से क्या मिला, मोहनजोदारो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, कालीबंगन से क्या मिला। इन सब चीजों को मेन पॉइंट देकर के आपको दे देता है। कभी स्टेट पीसीएस देखने को मिलता है, तो कभी यूपीएससी में देखने को मिलता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में आपको दे देता है कि इन जगहों से ही मिला है, और अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान, दोनों में कह दिया कि मैच द फॉलोइंग कौन सा देश सही है, उस जगह से आपको मिलता है। कभी कभी यूँ पूछ दिया जाता है कि सारे स्टेटमेंट आपको सही दिए जाते हैं, और जैसे सर्टन रीजन की अगर हम बात करते हैं, कथन और कारण की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन लगभग यूपीएससी में मुझे जहां तक लगता है कि सारे, अगर 100 क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पेपर की बात करता हूं तो 100 में 20 to 25 तो आपको सर्टन रीजन वाले ही क्वेश्चन मिलते हैं। उसी तरह से सी सेट में भी अगर आप बात करोगे तो इस तरह से 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, जब समय आएगा फिर उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। अच्छा बताइए, आप अपने मैप को देखिए और गारो और विंध्य पहाड़ियों के बारे में अभी आप बताइए। अभी आपने देखा है कि विंध्य पहाड़ियां यहाँ पे है, यहाँ पे विंध्य पहाड़ियां है, विंध्य पहाड़ियां आपने देखा, गारो देखा आपने, अभी हाल फिलहाल किरथर देखा है, सुलेमान देखा है, ये सारे आपने देखा है। अब मुझे बताइए कि किस तरह से यह जो विंध्य पहाड़ियां है, विंध्य पहाड़ी जरा अपने मैप में आप देख लीजिए। चलिए देख लीजिएगा, ये आपके लिए है, विंध्य पहाड़ी आपको देखना है। इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको पश्चिमी घाट और इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, दो घाट है, और यह दोनों घाट वर्षा के लिए जानी जाती है। और यह दक्कन की पहाड़ी है, यह दक्कन की पहाड़ी है, यह दक्कन पहाड़ी बोली जाती है, महानदी है विंध्य पहाड़ियां। सोन नदी यह जाकर के आपको फिर गंगा की यह सहायक नदी है सोन नदी, जो कि पटना के पास यह मिलती है, पटना के पास सोन नदी मिलती है। फिर अगर बात करेंगे यमुना नदी, यूपी में यमुना नदी गंगा की सहायक नदी बन जाती है। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, यह सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। सतपुरा की यह पहाड़ी आपको बहुत ज्यादा, आप देखिएगा यहाँ भी घने बने मिल जाते, घने बन मिल जाते हैं। आगे देखिएगा, विंध्य पहाड़ियां आपने देखा, पता लगाइए अपने मैप में। यह जो मैप है इसको थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और बार बार इसको देखिएगा, क्योंकि जब क्लास 7th में जाइएगा फिर आपको दूसरा मिलेगा, फिर आप मिडिएवल की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि यह एंशिएंट का पार्ट है। ये सारे एंशिएंट में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यह एंशिएंट की क्लास चल रही है, क्योंकि जब हमारी उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति में किन किन चीजों को हमने देखा, कैसी व्यवस्था थी, विलेजर्स थे या सिटी लाइफ थी, उनके बारे में हमें यह संक्षेप में देखने को मिलता है। इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि एनसीईआरटी इतना डेप्थ में गया है, एनसीईआरटी हाँ, लेकिन उन सब चीजों पे प्रकाश डालने का काम एनसीईआरटी ने किया है और अच्छा है। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं, कुछ
आपका नजरिया कुछ हमारा नजरिया मिलकर के इसको और अच्छा बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। मैप देख लीजिएगा, मैप के नीचे अगर बात करते हैं, उस समय भी हिंद महासागर हुआ करता था, इंडियन ओशन, और आज भी है। लक्षद्वीप की अवस्थिति वही थी, अरब सागर वही है, और फिर भी अब बंगाल भी वही है, जिसमें ब्रह्मपुत्रा गंगा ऐसी नदी गिरती है। ब्रह्मपुत्रा गंगा का जो मुहाना यही है, और यहीं पे एक डेल्टा का निर्माण होता है, और डेल्टा का नाम आप बताइएगा, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़िएगा, और यह है आपका कौन सा है, यह आपका है, और हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। जाकर के हिमालय पर देखिएगा, इसी तरह से आप देखिएगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत के नाम से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, और सबकी अपनी अवस्थिति है। इसके बारे में जब कक्षा 8th में चलेंगे तब हिमालय की लोकेशन के बारे में, हिमालय क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे। और हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे बड़ी है, और नेपाल में इसके, नेपाल का लगभग हिस्सा यही है। और फिर इसी तरह से देखते हैं भारत में भी लगभग 400 कुछ किलोमीटर तक जो हिमालय, शिवालिक हिमालय का है, इसका लगभग आपको मिलता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब जगहों पर आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, और जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। आप ये जो विंध्य पर्वत देखते हो ना, कहाँ गया भैया, यहाँ पे सुलेमान काली विंध्य पर्वत यहाँ था। यहाँ सबसे पहले आपको चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल, इसको धान बोलते हैं, धान को पेटी बोलते हैं, चावल को राइस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको उसका अवशेष देखने को मिलता है। चलिए, इसी चीज को कहा, दिस वर सम ऑफ द अदर्स एरियाज वर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। The places where rice was first grown are to the north of the विंध्यास पर्वत। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग सुधार कीजिएगा। हमारी यह 5वीं क्लास है ऑनलाइन। ऑफलाइन हमारा 5, 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन हमारी 5वीं क्लास है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और आने वाले समय में आप लोगों के लिए विशेष बहुत कुछ लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कहता है मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक ने, सिंधु तथा इसकी सहायक। आप बताइए भैया, सिंधु नदी के बारे में तो सबने पढ़ रखा है। ये सिंधु नदी है, और इसकी जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कीजिएगा तो इसकी 10 सहायक नदी मिलती है। अभी फिलहाल इसकी 5 सहायक नदी से काम चलाइए। 9th क्लास में भी जाइएगा तो हम आपको 10 सहायक नदी की 9th क्लास, 1-1.5 महीने में 9th क्लास में भी आपको पहुंचा देंगे। अगर पहुंचना चाहिएगा तो डिग्री नहीं देंगे, क्योंकि डिग्री का हमारा कोई स्कूल नहीं है। बिना स्कूल का हम आपको डिग्री देंगे। देखिएगा, इसकी झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, रावी, रात, ब्यास है। यह इसकी सारी सहायक नदी है, और यह सहायक नदी है जिसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और मेनली 5 इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, और सिंधु का जल बंटवारा भी भारत के साथ हो रखा है, जिसमें से भारत 80% अपने बच्चे को देता है, पाक को, जिसका नापाक इरादा आपको हर समय देखने को मिलता है। तो कभी उड़ी अटैक होता है, तो कहीं कुछ होता है, तो कभी आतंकवादी आपके मुंबई 11 में हमले कर देगा, 11 में हम 8-11 में हमले करते हैं। तो ये सारी घटना होती रहती है, लेकिन फिर भी आगे देखिएगा। उसके बाद 20% खुद यूज करता है। ये ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, जिसके तहत ऐसा करता है, सिंधु ट्रीटी कहते हैं। और इस पर बार बार विवाद होते रहती है। भारत चाहे तो लगभग अपने भारत इसको अपने सब 3% यूज कर सकता है, लेकिन नहीं, देखता है कि हमारा बच्चा भूखा ना मरे, इसी के कारण उसको
दे देते रहता है, खिया पिया के मजबूत रखता है कि तुम बार बार बम मारो, बार बार बम खाने के लिए तैयार रहता है। ये भी बेहुदा है, टाइट कर देना चाहिए था। ये सारे पॉलिटिकल व्यू की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस संवादों पे भी चर्चा करेंगे। आगे सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी से मिलकर मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह सारी जो नदी है, जितनी भी आप नदी देखते हो, दुनिया की 5 बड़ी सभ्यताओं का अगर हम बात करें तो इनका विकास नदी के किनारे हुआ है। भारत की अगर देख लो, सिंधु, सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है। जो सिंधु थे, सिंधु नदी के इस पार रहते थे, उन्हीं को हिंदू से, और भारत की परंपरा सनातन धर्म की है। अगर बात करते हैं सिंधु हिंदू की बात करते हैं तो यह जो सिंधु नदी के किनारे में जो बसे थे, उन्हीं को हिंदू के नाम से जाना जाता है, हिंदू कहा जाता है। यहाँ जितने भी बाहर विदेशी यात्री आए हैं, उन्होंने अपने तरीके से इसे नाम देने का काम किया है। इसमें उसके बारे में भी आप पढ़िएगा तो पाठ में इसके बारे में भी चर्चा की गई है, किस तरह से किसको क्या कहा जाता है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स that flow into a large river. About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks. Bank मतलब किनारा होता है, bank means किनारा of their rivers. Later, about 2500 years ago, cities developed and the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। चलिए अब आपको एक टास्क देते हैं, सोन जरा ढूंढिए तो जल्दी, 2 मिनट में अपने में जल्दी देखिए सोन कहाँ पे है। सोन नदी बताइए कहाँ पे है। जल्दी बताइए, आपके कमेंट को हम देखना चाहते हैं। कमेंट आपने कहा कहा, चलिए मैं बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। यह सोन नदी है, पटना में जाकर के मिल जाती है अपने सहेली से, जिसका नाम है गंगा। और गंगा आप जानते हैं कहाँ से निकलती है। यह सारी उत्तराखंड में इसकी कहानी होती है, अलकनंदा वगैरह सब इसमें आके मिलती है गंगोत्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आपस का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। और हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये जो गंगा नदी है ना, और यह सोन में टकरा गई। कहाँ टकरा गई? सोन पटना में टकरा गई। पटना में टकरा गई तो जाकर के गंगा ही रही। ऐसा नहीं कि गंगा ब्रह्मपुत्र हो गई, ऐसा नहीं हुआ। गंगा गंगा ही रही। लेकिन यह गंगा द्वाब का जो क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर पानी मिलते रहते हैं। कृषि अच्छी होती है, एग्रीकल्चर यहाँ की अच्छी होती है, यहाँ वर्ष भर आपको जल मिलते रहता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में आप देखिएगा कि जिसमें से एक या मगध महाजनपद था जो सबसे समृद्ध महाजनपदों में माना जाता था। आगे चल करके महाजनपद कहे, जन रहते थे इसलिए लोग लगा दिए जनपद। तो पटना के पास उसी में आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा के नाम से पटना को जाना जाता था। नाम इनके बहुत बदले हैं, काम वही है पटना। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा क्या कहा उसके बाद, कहा लोकेट द गंगास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन एंड एंशिएंट टाइम द एरियाज अलोंग
These rivers to the south of the Ganga was known as Magad. Now lying in the state of Bihar, its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well as. And next, आगे बढ़ते हैं. एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान. एक में देखिएगा सीरिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है. अगर हम एशिया की बात करते हैं, मॉडर्न एशिया की बात करते हैं, अगर हम लोग आधुनिक एशिया की बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं, जिसमें आपको भारत है, पाक का नापाक है, बांग्लादेश है, पोता बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल है, देश है, ये भी कभी कभी आगे दिखा देता है आप लोगों को. भूटान है, बहुत अच्छा मित्र है अपना, और अपने नीचे वाला ये श्रीलंका भैया है, श्रीलंका है. ये सारे हमारे पड़ोसी हैं और इन्हीं को एशिया और अफगानिस्तान, ईरान और ईरान और उसके बाद अगर हम बात करें चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी, चीन तथा चलिए बात कर रहे थे म्यांमार आदि पड़ोसी देश जो है यह क्या है. इसमें अगर हम बात करें पड़ोसी देश दर्शाता है. दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है. इसीलिए इंडिया को सब कंटिनेंट कहा जाता है. Then facing the page, this is a map of South Asia including the present countries of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan and Sri Lanka and the neighboring countries of Afghanistan, Iran, China and Myanmar. South Asia, often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is spread from the rest of Asia by seas, hills and mountains. आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, यहाँ तक आपने देख लिया. दूसरा है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं. जरा आप बताइए यात्रा का मतलब क्यों है. आज जो लोग हैं, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं. आज लोग यात्रा क्यों करते हैं तो आपको भी पता होगा. आज लोग नौकरी के साधन में, शिक्षा के लिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या अपने संबंधी, रिश्तेदार, इन सारे माध्यमों के कारण लोग यात्रा करते हैं. कभी किसी का बेटा बाहर रहता है तो गांव से माता, बहनें, चाचा चाची, फूफा फूफी जो भी होता है उनसे मिलने के लिए चले आते हैं. कभी कभी आप देखते हो कि आप अपने घर को छोड़ करके नौकरी की तलाश में देश विदेश बहुत जगह रोजगार के लिए जाते हो. कारण क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या है कि सबको एक जगह रोजगार मिलना असंभव है. इसीलिए आप अपने गांव में अपने घर वालों को, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपने जो भी होता है पढ़ाई के लिए आपको भिन्न भिन्न शहरों जाना पड़ता है, जिसके कारण से आप यात्रा करते हैं. तो प्राचीन काल में लोग यात्रा क्यों करते थे उसके बारे में चर्चा की जाती है. आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए. लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया.
कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत, सपने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आज भी आप देखते हैं कि यूट्यूब वगैरह पर आप खोल करके खाना बनाना सीखते हैं कि इसमें बिरयानी कैसे बनेगा, कोरमा कैसे बनेगा, मटर पनीर कैसे बनेगा, पिज्जा कैसे बनेगा, बर्गर कैसे बनेगा। इन सब चीजों को, ये ट्रेडिशन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Why do people travel nowadays? People from across the frontiers also come into the subcontinent and settled here. This movement of people enriched on cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composition, music, and even cooking food over several hundreds of the years. Then names of the land, देश के नाम बात करते हैं। names of the lands अगर बात करते हैं देश के नाम की, तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जो हमारा देश है भारत, उसके लिए हम जो नामों का प्रयोग करते हैं, प्रायः हम अपने देश के लिए कुछ नामों का प्रयोग करते हैं, इंडिया तथा भारत करते हैं। इंडिया शब्द क्या है जो हम बात करते हैं, यह इंडिया जो शब्द है, जो इंडिया, अगर इंडिया की बात करते हैं तो यह जो शब्द है इंडस से निकला है। यह है इंडस से निकला है, इंडस से निकला शब्द है। यह शब्द इंडस से निकला शब्द है। और आप जानते हैं इंडस को इंग्लिश में सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। क्या? सिंधु नदी के नाम से सिंधु कहते हैं और इंग्लिश में इंडस रिवर कहते हैं। हमने कहा था कि जो आप इस जगह पे इंडस की अगर बात कर सकते हैं, तो आपको एक चीज मैंने बताया था कि जो इस पार रह गए, इसी से हिंदू शब्द की भी उत्पत्ति आपको देखने को मिलता है, जिसको हिंदुस्तान कहा गया। आगे चल के हिंदुस्तान कहा गया। इसी चीज को इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो सिंधु नदी है, जो सिंधु है ना, सिद्धू पाली नहीं, सिंधु, जो सिंधु है उसको संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और एक चीज और माना जाता है, सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। और अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देख लीजिएगा अपने आपके एटलस में ईरान और इराक कहाँ है, तो यहाँ पे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में चर्चा कीजिएगा, जहाँ दो नदी आपको मिलेगी, दजला फराज, जिसको यूफ्रेट्स और टिग्रिस कहते हैं, वह नदी आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे बढ़िए, कहता है यूनान का पता लगाओ और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब जो ईरान और यूनानी थे, वह जब आए तो इंडस वगैरह के नाम से, हिंदस वगैरह के नाम से हिंदोस वगैरह अथवा इंदोस कहे, और उन्होंने ही इसका नाम इंडिया कहा। आगे देखिएगा। फिर भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग, जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। और हमारे पास वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद हमारे पास है। और इसी में एक ऋग्वेद है और ऋग्वेद में इनके बारे में चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। आगे कहा, चलिए, 2 of the words we
often used for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu. It is Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indias called the Indus or the Indos, and the land of the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest, and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest compositions in Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. Got it everyone? Okay, let's continue. अतीत के बारे में कैसे जाने? Finding out about the past. अब हम चर्चा करते हैं अतीत के बारे में कैसे, यानी finding out about the past. याद रखिएगा, कहा कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, जिसके बारे में इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें कोई दिक्कत? चलिए, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है, और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द यानी मेनू, जिसका अर्थ हाथ है और में निकलता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताम्रपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, और there are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin words manu, meanings hand. These were usually written on plum leaf. ताड़ पत्ते जिसको कहते थे, प्लम मतलब ताड़ का पेड़ भी होता है जिसपे ताड़ी उतारी जाती है, लोग कटकटा के मार करके धूम उठते हैं। फागुन वगैरह में जो होती है ना, मार्च वगैरह में, होली वगैरह, उसमें ज्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, बिहार वगैरह में तो लोग झूम उठते हैं, सर पटक के टकराने लगते हैं दीवार से जाकर के। आगे बढ़िएगा। These were usually written on a plum leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. Got it? Next. प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहार किसको कहते हैं? बिहार का मतलब बताइए। बिहार का मतलब बताइए। चलिए जनता बताइए, बिहार का मतलब बताइए। आप लोग कमेंट पे कीजिए और आप ऐसे बताइए बिहार का मतलब। बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान, और यह बुद्ध के समय से, और यही बिहार का अपभ्रंश करके बिहार बना है। और बौद्ध गया में इसको आपको देखने को मिलेगा किस तरह से बौद्ध भिक्षुक वगैरह आते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष का छठा है, जिसमें छठा वृक्ष है जिसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आप बिहारियों के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि यह एक ऐसी, आप जिस संप्रदाय जहां पे आप रहते हो वह सारे जगह में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके बिहार से ही उत्पत्ति हुई है। और यह एक बहुत बड़ी बात है कि चाणक्य जैसे गुरु को एक शिष्य भी बिहार से ही मिला।
भले वो किस कास्ट का था, जाति का था, उस पर आज भी मतभेद है। कुछ क्षत्रिय कहते हैं, कुछ अनाथ कहते हैं, कुछ शूद्र कहते हैं, वो बात की चीज है। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पर देखें तो बौद्ध भिक्षुकों का ठहरने का निवास स्थल ही विहार कहा जाता है, विहार कहा जाता है। वर्तमान में आप बिहारवासी जो 11 करोड़ जनसंख्या है इसके निवासी हैं, तो आप लोग भी बौद्ध भिक्षुक अपने आप को समझे और दूसरों की सेवा करना सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा में प्रयोग आम लोग करते थे, मतलब संस्कृत सबके लिए नहीं पढ़ी जाती थी। और संस्कृत तो यूं कहा जाता है कि संस्कृत जो शब्द है, जो भाषा है, वह केवल ब्राह्मणों की भाषा हुआ करती थी। प्राकृत और पाली आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध वगैरह जो भी लिखा गया उनके द्वारा, वह सब प्राकृत और पाली में ज्यादातर हुआ, क्योंकि वह आम जन की भाषा हुआ करती थी। इसलिए लोगों ने भी उनको बहुत सराहना की और आगे बढ़ाने में काम करा। ठीक है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड monasteries, these books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the beliefs of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of were written in Sanskrit, others were the Prakrit languages we use in the ordinary peoples and Tamil. Got it? प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्टोरीज मतलब विजय होता है, विक्टोरीज इन बैटल्स। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बने इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो explored and excavated, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pen, ornaments and coins. ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और है, ज्यादा नहीं है। अब हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इस पार्ट को अब हम लोग समाप्त करेंगे। 10 से 15 मिनट में आपकी कक्षा समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। एनिमल्स वगैरह का भी, फिर उसके बाद मछलियों वगैरह का भी। मछली नहीं मिलती थी, हड्डी मिलती थी, उनके कांटे मिलते थे, उसी का अध्ययन किया करते थे। मछली मत समझना, मुंह में पानी ना आ जाए कहीं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, उसके बाद प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ कार्डेड फॉर्म। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड frequently by archaeologists? पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। सोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहास का मतलब ही होता है इतिहास का मतलब होता है
बीती हुई कहानी का अध्ययन, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। चलिए उसके बाद historians, that is the scholars who study the past, often use the words source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology। अतः इतिहास का अर्थ था information found from manuscripts, inscriptions and archaeology। अतः इतिहास का अर्थ था पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है, नहीं बनिएगा आंटी, आंटी जी क्या अच्छा वो मैं चल ठीक है, चल कंटिन्यू करें। हाँ, अतः इतिहास का अर्थ था पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all those sources like us or find out about our past, that one past or many, अतीत एक या अनेक, गर्लफ्रेंड एक या अनेक। आगे बढ़ते हैं। चलो कहते हैं क्या तुमने इस पुरातत्व के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में यानी प्लुरल के रूप में किया गया है और ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। चलिए, डिड यू नोटिस द लिटिल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट वी हैव यूज्ड टू वर्ड पास्ट इन प्लुरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herders of farmer were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. तिथियों का मतलब, अब आगे है लास्ट टॉपिक है हमारा तिथियों का मतलब। व्हाट डू डेट्स मीन, तिथियों का मतलब क्या होता है। ठीक है चंदन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी जिसको हम लोग बीसी कहते हैं से पहले की है के रूप में जानी जाती है। These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ. The founder of Christianity show 2000 years often the birth of Christ. All date before the birth of Christian are counted backwards. The usually have the letters before यानी BC added on। चलिए, आपकी यह पहली कक्षा आज समाप्त होती है, जिसको हमने बड़ी बारीकी और सरलता इसको आपके लिए कहने का प्रयास किया। अगर फिर भी कोई त्रुटि लगती है तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा और इनको मैप को आप खुद से एक बार बना करके देखिएगा। पता चलेगा कि आपको कैसा लगता है। अनुभव का पता तब चलेगा जब आप इस मैप को एक बार खुद से ड्रॉ करें,
तब आप इन सारी जगहों को खुद से ड्रॉ करोगे तो नदी है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, कौन से देश अड़ोसी पड़ोसी है, उनको भी आप मेंशन करके मुझे बताओगे, कमेंट करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भारत को समझना कितना कठिन है और हमारी एंशिएंट को समझना तो और ज्यादा कठिन है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और अपनी क्लास को हम कोशिश रहेगी हर एक दिन बाद या हर दिन एक एक वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और ये हमारी हिस्ट्री की पहली कक्षा है, जो कि हिस्ट्री जो इतिहास जो है हमने कहा था 6 to 12 तक चलेंगे, पूरी सीरीज लेके आएंगे। और ये हमारी पहली कक्षा है जिसमें हमने इतिहास 6ठी क्लास यानी 6 क्लास का पहला चैप्टर का आज अध्ययन हमने पूरा किया। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी इसके सहारे पढ़ने का मौका मिले। मैं नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से सही होगी, लेकिन फिर भी जितना भी आपकी कक्षा के मुताबिक जरूरी है उससे ज्यादा हमने इसमें आपके लिए जन देने की कोशिश की है, और कोशिश है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं AK सर इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से आपके लिए पेशकश लाया हूं, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए बस आपके लिए एक हर्जाना देना पड़ेगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, हर वीडियो आपको मिल जाएगी और हर वीडियो आपको इवनिंग में ही डाली जाएगी और सुबह में आप इसको देख लीजिएगा। लेट नाइट अगर सोते होगे तो नाइट में भी आप देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।